हेलो फ्रेंड, जावा स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में प्लान कर रहे हो इंटरव्यूज़ के लिए तो बहुत ही राइट डिसीजन है। सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। अब इसमें जॉब पाने के लिए या इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए आज मैं जावा स्क्रिप्ट के टॉप 10 इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस कवर करूँगा जो कि 0 to 1 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं। आप इसको एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, लिसन करना है क्वेश्चन को, पॉज कर देना उसके बाद वीडियो। उसके बाद आपको अपना आंसर सोचना है और फिर आपको मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है। हे, मेरा नाम हैप्पी है और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ में। कैसे? वीडियोस पोस्ट करके, करियर रिलेटेड, जॉब्स पोस्ट रिलेटेड और इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड। ओके। और अगर आप वो वीडियोस नहीं मिस करना चाहते हो जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड तो प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What are variables? What is the difference between var, let and const keyword? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, राइट। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक हमारे पास डाटा है 10 जिसको हमने एक वेरिएबल काउंट में स्टोर कर रखा है और हमने उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ किया है वो है var। तो जैसे वैर यूज़ होता है वेरिएबल के लिए, वैसे ही हमारे पास दो और कीवर्ड्स हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, जिसको यूज़ करके हम वेरिएबल में डाटा स्टोर कर सकते हैं। इनमें जो तीनों में डिफरेंस है वो है स्कोप। जो वैर कीवर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो आपका वेरिएबल होगा वो थ्रू आउट द फंक्शन एक्सेसिबल होगा, चाहे आप उसको कहीं भी डिक्लेयर करें। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में अगर आपने ब्लॉक के अंदर किसी, फॉर एग्जांपल इफ़ ब्लॉक के अंदर लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है तो खाली वो उस ब्लॉक में ही एक्सेसिबल होगा। चलिए कोड से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वैर कीवर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है, राइट। हमारा फंक्शन है एग्जांपल, एक कंडीशन है इफ़ जो कि हमेशा ट्रू रहेगी और हमने फिर एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी है 10 वैर कीवर्ड को यूज़ करके, और फिर हमने इस इफ़ ब्लॉक के अंदर ही इस काउंट को एक्सेस किया है, मतलब प्रिंट किया है, लॉक किया है या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, 10 आउटपुट आएगा। बट अगर आप इस काउंट को इस इफ़ ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस करेंगे विद इन द फंक्शन तो भी ये काउंट एक्सेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो यूज़ किया था डिक्लेयर करते वक्त वो वैर कीवर्ड का यूज़ किया था, इसलिए ये थ्रू आउट द फंक्शन एक्सेसिबल होगा आप। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो वैर क्रिएट्स ए फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब लेट की बात करते हैं। तो ये सेम कोड है, एग्जैक्ट सेम फंक्शन है, सेम इफ़ ब्लॉक है, खाली मैंने यहाँ पे वैर की जगह लेट रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल काउंट है ये इस इफ़ ब्लॉक में तो एक्सेसिबल होगा, बट अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस इफ़ ब्लॉक के बाहर लाइक दिस, तो ये यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि काउंट आपने इफ़ ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया था बाय यूजिंग लेट कीवर्ड। तो जो इन शॉर्ट लेट क्रिएट्स ए ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, मतलब काउंट का जो स्कोप है, जो वेरिएबल का स्कोप है वो खाली ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये था हमारा लेट कीवर्ड जो कि बेहतर है वैर कीवर्ड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में हम ब्लॉक स्पेसिफिक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं और जो फंक्शन स्कोप्ड होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मतलब आपने उनको ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया बट आप यूज़ उनको बाहर कर रहे हो, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए मोस्टली आप जो जावा स्क्रिप्ट में देखोगे वो लेट कीवर्ड ही देखोगे। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा जो कीवर्ड है वो है कॉन्स्ट। तो यहाँ पे जो हमने कॉन्स्ट यूज़ किया है, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी है, उसके बाद हमने उस वेरिएबल को दूसरी नई वैल्यू असाइन करी है। बट
कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते और ये एक एरर दे देगा। कॉन्स्ट कीवर्ड के हिसाब से हम एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक बारी में, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेफिनेशन देखेंगे तो कॉन्स्ट कैन बी असाइंड ओनली वंस एंड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। और ये भी ब्लॉक स्पेसिफिक ही होता है। आप इसको अगर आपने इफ़ ब्लॉक में डिफ़ाइन किया है इस कॉन्स्ट कीवर्ड को, तो ये उसके अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो सेम एज़ मतलब लेट। तो अब आप समझ गए होंगे इन तीनों में डिफरेंस। वेर फंक्शन स्कोप्ड है, लेट जो है ब्लॉक स्कोप्ड है, और जो कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप्ड तो है बट उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो स्लाइटली डिफरेंट पर्पस है कॉन्स्ट का, ठीक है। तो ये था हमारा इन तीनों के बीच में कंपैरिजन, और मेरे ख्याल से अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, राइट। व्हाट इज़ डोम? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड डोम? तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल की मदद से कोशिश करते हैं समझने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक यूज़र हैं और आपने कोई ब्राउज़र ओपन किया और उसमें आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, और ये है उस वेबसाइट का HTML, ठीक है। अब ये जो है ये एक स्टैटिक HTML है। उसका मतलब है कि ये आपको डिस्प्ले करने के लिए है बस, मतलब ये चीज़ आपको जो है HTML डिस्प्ले कर रही है डाटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये तो है हमारी HTML जो कि स्टैटिक होती है। अब यही HTML क्या होती है, जो मेमोरी होती है, जावास्क्रिप्ट मेमोरी या जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, और जो ब्राउज़र की मेमोरी होती है उसमें इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है सेम HTML का, ओके। तो ये केवल इसलिए होती है HTML ताकि हम इसको रीड कर सकें, बट एक्चुअली में जो मेमोरी है वो डोम से खेलती है। वो डोम जो है HTML का आप कह सकते हैं ट्री फॉर्मेट होता है एक। अब रिप्रेजेंटेशन सेम है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है, एक HTML रूट एलिमेंट है, हेड है इसमें, इस तरीके से, ठीक है, डोम ट्री के तरह। तो ये होता है हमारा डोम ट्री, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें हम एलिमेंट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे बॉडी में एक और एलिमेंट ऐड करना है, एक और पैराग्राफ ऐड करना है, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट की मदद से इस डोम ट्री में कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, आप ये डोम ट्री वापस से HTML में कन्वर्ट होके आपको आपके ब्राउज़र में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो है सिमुलेशन जो कह सकते हैं हम इसे, ये चलता रहता है। तो डोम क्या है? DOM, which stands for Document Object Model, represents the web page. Web page मतलब HTML as a tree-like structure that allows JavaScript to dynamically access कर सकता है किसी भी एलिमेंट को JavaScript and manipulate the content and structure of a web page. और मैनिपुलेट कर सकता है किसी एलिमेंट को, कोई ऐड न्यू एलिमेंट कर सकता है। तो क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है जावास्क्रिप्ट। अगर आप बोलोगे उसको अच्छा H1 एलिमेंट ढूंढ, तो ऐसे ऊपर से ट्रैवर्स करना शुरू करेगा और देखेगा ओके यहाँ पे H7 मिला फिर भी। तो मतलब ये जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सही होता है। और अगर हम इसे एक और लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि डोम क्या होता है, इज़ लाइक एन इंटरफेस टू मेक योर वेबसाइट डायनामिक, ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जावास्क्रिप्ट। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़े, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। Accept this challenge by writing never give up in the comment section right now. Trust me, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। What are the types of conditions in statements in JavaScript? तो भाई कंडीशंस होती क्या हैं? कंडीशंस मतलब जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स निकलता है। कंडीशन 1 इवेल्युएट हुई, ट्रू हुआ तो ऐसा कर दो, फॉल्स हुआ तो कंडीशन 2 चला दो, कंडीशन 2 का रिज़ल्ट हमेशा फॉल्स हुआ तो ऐसा ट्रू। मतलब कंडीशन कोई भी बोले तो आप समझ जाना कि ओ अच्छा, रिज़ल्ट जो है ट्रू या फॉल्स रहेगा। तो कितनी टाइप की कंडीशन है?
3 टाइप की कंडीशन होती है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट। पहले इफ एल्स को एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस तरीके की होती है, मुझे लगता है मोस्टली पता ही होता है सबको। x5 है, इफ़ x ग्रेटर देन 10, x हमारी वैल्यू क्या है 5 सेट कर रखी है, ग्रेटर देन 10 तो ये इफ़ ब्लॉक में चला जाएगा। बट x तो 5 है, छोटा है तो नहीं, तो x लेस देन 5 तो एल्स इफ ब्लॉक में चला जाएगा। बट अगेन x तो 5 है, छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा एल्स ब्लॉक जो लास्ट होता है उसमें चला जाएगा और आउटपुट हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इफ़, एल्स इफ और फिर एल्स, इस तरीके के मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं हमारे पास। तो कभी भी इफ़ जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें इफ़ तो सिंगल कंडीशन होती है जो इफ़ होता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं कि भाई एल्स इफ ये हो जाए तो एल्स इफ ये हो जाए तो एल्स इफ, तो मल्टीपल हो सकती हैं। उसके बाद सिंगल एल्स होता है, ठीक है, ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में अगेन हम वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं y इक्वल टू 20 सपोज। उसके बाद हम एक ही लाइन में चेक करते हैं कि कंडीशन ये y इज़ ग्रेटर देन 10 विच इज़ यस बिकॉज इट इज़ 20। तो हम जो क्वेश्चन मार्क यूज़ के जो पहला रिजल्ट होता है, पहला ऑपरेटर होता है, उसको सेट कर देते हैं वैल्यू z की। ओके, तो z को लॉक करेंगे तो व्हेन वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा y यहाँ पे 20 ना होके 5 होता, तो हमारा जो आउटपुट होता वो सेकंड, मतलब जो कोट्स के बाद कॉलन के बाद सॉरी जो वैल्यू होती है 0, वो होती है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्विच ऑपरेटर, नो सॉरी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक वैल्यू या कोई भी a इक्वल टू 5 असाइन कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्विच कीवर्ड का यूज़ करके उस वैल्यू को, a को, वेरिएबल को वहाँ पास करते हैं और फिर केस बाय केस चेक करते हैं इस वेरिएबल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल a5 था, अब हम चेक करेंगे कि केस 1 बट ए तो 5 है, तो ये केस जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि केस 1 के केस में क्या होगा, 5 का केस इसे पता नहीं। फिर ये बोलता है कि केस 5, बोलोगे यस भाई केस तो ए तो 5 था और ये केस भी 5 ही है, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। ब्रेक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक नहीं करोगे तो उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल, ब्रेक का ये यूज़ है। और अगर आपका कोई भी केस सेट नहीं हो रहा है, मतलब केस सपोज 7 है तो 1 भी नहीं था, केस 2 भी, 5 भी नहीं था, तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन होता है जहाँ पे हमारा ये 3 सेट हो जाता है आउटपुट। अगर इन केस के ए, तो इन तीनों को हमें पता तो चल गया कि ये तीनों टाइप की कंडीशंस होती हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कब कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है हमें, ठीक है। मतलब कब हमें इफ एल्स करना है, कब टर्नरी करना है, कब स्विच स्टेटमेंट हमारी रियल एप्लीकेशंस में, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट आर एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ इट्स यूज़। अगर कोई बोले ना कि एक क्वेश्चन अगर तुम्हें याद करना है फंक्शन में एक, तो वो होगा एरो फंक्शन। अगर एरो फंक्शन नहीं पता तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आजकल हर जगह एरो फंक्शन होते ही होते हैं, हर कोड में, हर एप्लीकेशन में, क्योंकि ये बहुत ही सिंटैक्स को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हर जगह यूज़ होते हैं। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लेते हैं, और अगर नहीं आता है तो आज पक्का आ जाएगा क्योंकि सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो ये एक एरो फंक्शन में एक होता है राउंड ब्रैकेट्स और एक होता है करली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में तो हम पैरामीटर्स पास करते हैं और करली ब्रैकेट्स में हमारी जो फंक्शन की बॉडी होती है, ओके, जो कोड एग्जीक्यूट होना है, जो करली ब्रेसेस के अंदर, नॉर्मल फंक्शन में भी करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है, फंक्शन बॉडी जिसे कहते हैं, सेम एरो फंक्शन में। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ये एक नेम्ड फंक्शन है और ये एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर दिया, पैरामीटर इस तरीके से पास कर दिए और रिटर्न कीवर्ड के साथ यहाँ पे हमारी बॉडी हो गई, राइट, और कुछ इस तरीके से कॉल कर दिया। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब सेम चीज़ को हम एरो फंक्शन यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं।
एंड विद वेरी लाइक 1 or 2 लाइन्स ऑफ कोड और लाइक दिस। ये सेम चीज़ हमने कर दी है, इसको एरो फंक्शन यूज़ किया है इस बार। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अब। यहाँ पे हम x और y जो है सेम पैरामीटर हमने जैसे यहाँ पास किए थे, यहाँ कर रहे हैं राउंड ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है एक ये एरो ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। और फिर हमारी ये फंक्शन बॉडी हो गई उसके बाद। अब ये ध्यान रखना कि भाई बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में एरो फंक्शंस यूज़ नहीं होगा, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा होती है उनको हम नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये हमारा तब होता है जब हमारा छोटी सी बॉडी हो, ठीक है। तो अब समझ गया, एक्स और वाई पैरामीटर थे और यहाँ फंक्शन बॉडी और ये एरो ऑपरेटर, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा इस फंक्शन बॉडी में एग्जीक्यूट होने के बाद, तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे रिटर्न लिखा था ना, ये रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर तो सिंपल है, मतलब एक्स प्लस वाई। अगर कॉम्प्लिकेटेड कोड है यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो रिटर्न कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और जो रिज़ल्ट था वो ऐड में असाइन हो जाएगा, ऐड वेरिएबल में। फंक्शन एक्सप्रेशन को का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल को। और लाइक दिस ऐड 5 3 आप इस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 पास हुए एज ए पैरामीटर एक्स एंड वाई, और फिर वो 5 + 3 का हो गया 8 आउटपुट। तो ये था हमारा सिंपल एरो फंक्शन। ये आना बहुत ही ज़रूरी है फंक्शंस के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन देखें तो एरो फंक्शंस ऑल्सो नोन एज फैट एरो फंक्शंस, ठीक है। पहले इन्हें फैट एरो फंक्शंस कहा जाता था, अब एरो फंक्शंस ही कह देते हैं। इज़ ए सिंपलर एंड शॉर्टर वे फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट। दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। व्हाट इज़ स्कोप इन जावा स्क्रिप्ट? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेसिबिलिटी को लेके वेरिएबल की। 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप, जिसमें हम वेरिएबल को टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद होता है फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स, उसमें हम जो वेरिएबल्स को इनसाइड द फंक्शन लिखते हैं। और तीसरा होता है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, जिसमें हम वेरिएबल को किसी इफ़ या एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अब इन तीनों को में डिफरेंस इनकी एक्सेसिबिलिटी को लेके होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इन तीनों वेरिएबल को इफ़ ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल जो कि आपके ग्लोबल और जो फंक्शन, तीनों वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है। बट जब आप इस किसी ब्लॉक लेवल वेरिएबल को उस ब्लॉक के आउटसाइड एक्सेस करोगे फंक्शन में, तो वहाँ पे केवल ग्लोबल और फंक्शन लेवल के वेरिएबल एक्सेसिबल होंगे, ब्लॉक लेवल के नहीं होंगे। सिमिलरली जो ग्लोबल लेवल पे मतलब फंक्शन के भी बाहर, वहाँ पे मतलब सारे प्रोग्राम में केवल और केवल ग्लोबल लेवल के वेरिएबल एक्सेसिबल होंगे, ना फंक्शन के होंगे और ना ही ब्लॉक के होंगे। तो ये थे हमारे ब्लॉक, फंक्शन और ग्लोबल, 3 लेवल और उन्हीं के 3 वेरिएबल और उनके एक्सेसिबिलिटी। तो स्कोप क्या है फिर? डेफिनेशन देख लेते हैं। स्कोप डिटरमाइंस वेयर वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड वेयर दे कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। और ये लिख दिया है यहाँ पे ताकि कोई लेटर अगर रिवाइज करना चाहे बुक में से तो आसानी से कर सके। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 300 जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप भी कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 300, इनकी PDF बुक भी मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की जगह की तरह जिन्होंने इंटरव्यू अपने क्रैक करे हैं उस कोर्स के थ्रू, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो भी आप उस कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज़ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? तो पहले तो ये होस्टिंग नहीं है, ये सर्वर होस्टिंग, वेबसाइट होस्टिंग नहीं है, इसमें एक आई एक्स्ट्रा है और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग है। होस्टिंग और होस्टिंग एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कोड के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं कि हमने फंक्शन को पहले कॉल किया है और उसके बाद हमने उसको डिफ़ाइन किया है। अब पहले फंक्शन कॉल ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर जावा स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट होता है वो टॉप डाउन अप्रोच में होता है, राइट। तो पहले फंक्शन कॉल करेंगे जब है ही नहीं बना, अभी डिक्लेयर ही बाद में हो रहा है, तो हो कैसे गया ये? तो ये होता है हमारा होस्टिंग की मदद से। होता क्या है
कि जब ये कोड हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो कंपाइल करता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जो मेथड के डिक्लेरेशन होते हैं ना, उनको उठा के वो सबसे ऊपर रख देता है ऑटोमैटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रीअरेंज कर देता है वो कोड को। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो कहते हैं वो होस्टिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे ये हमारा वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर, और यूज़ किया है, बट हमने डिक्लेयर उसको बाद में किया है, राइट? अब ये भी रन टाइम पे, सॉरी कंपाइल टाइम पे, होस्टिंग इस जो कंपाइलर है ये इसको उठा के ऊपर रख देता है। अब अगर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे डिक्लेयर करने के लिए, तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वो होस्टिंग को अप्लाई नहीं होने देता लेट कीवर्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है होस्टिंग की? होस्टिंग इज ए जावास्क्रिप्ट बिहेवियर वेयर फंक्शंस एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्कोप ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज। गॉट इट? और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ताकि कोई लेटर अगर बुक से रेफर करना चाहे तो क्विकली रिवीजन के लिए इजी रहेगा फिर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारे जो है दो टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में ये सिंपल टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियंस, और नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरेज, फंक्शन, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो नंबर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है और हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू असाइन करी है। तो पहली चीज़ तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग देयर वैल्यूज़ वन असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसका क्या मतलब है इस इम्यूटेबिलिटी का? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने एज में असाइन वैल्यू करी है 25, ओके। अब हम क्या करेंगे, एज में वैल्यू असाइन करेंगे 30। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हमने वैल्यू तो चेंज कर दी, राइट? तो क्या इम्यूटेबल कैसे हुआ? मतलब वैल्यू तो चेंज होगी, राइट? जबकि ऊपर हमने लिखा है कि कैन नॉट बी चेंज्ड। होता क्या है, जो हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं जैसे क्रोम ब्राउज़र, एज ब्राउज़र, उनमें जो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेज करता है। जो भी आप वेरिएबल स्टोर करते हो वो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में स्टोर होते हैं, ओके। जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो जावास्क्रिप्ट इंजन ही करता है। तो जब आप पहली बार एज को 25 वैल्यू असाइन करते हो, तो ये 25 वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और ये किसी एड्रेस पे स्टोर होती है, राइट? हर वैल्यू का, हर डाटा का मेमोरी में कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, बट जब आप इस वेरिएबल को 30 वैल्यू असाइन करते हो, दूसरी वैल्यू असाइन करते हो, तो बाहर से लगेगा कि यहाँ पे 30 अपडेट हो गया है सेम एड्रेस में, बट ऐसा नहीं होता, और एक नए एड्रेस पे आपकी 30 वैल्यू असाइन हो जाती है। तो हुआ क्या है कि वो वेरिएबल जो है दोबारा से एक नए एड्रेस पे स्टोर हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो इसे हम इम्यूटेबिलिटी कहते हैं, इसकी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इम्यूटेबिलिटी का, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, और ये हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है उसमें वो है एरेज, और यहाँ पे हमारा ऑड नंबर्स की एक एरेज है। ठीक है, और दूसरा जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का। ये हमारा एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम इस तरीके से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों को देख के आपको पता लग गया होगा, टाइप्स को देख के। पहली चीज़, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरेज में जो है मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और सिमिलरली आपका पर्सन में भी बहुत मल्टीपल भी हैं और बहुत टाइप की वैल्यूज़ भी हैं, राइट? लाइक नॉर्मल स्ट्रिंग है, फिर देन नंबर है, देन एरे भी स्टोर कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो वो भी एक मतलब नॉन प्रिमिटिव की खासियत है। उसके बाद दूसरी चीज़, दे आर म्यूटेबल नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड देयर वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड, राइट? आप एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस 3 की जगह कुछ और स्टोर कर सकते हैं। तो अनलाइक मतलब प्रिमिटिव जहाँ पे आप कर तो रहे हैं, बट वो नई मेमोरी में एड्रेस में स्टोर हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ इम्यूटेबल।
तो चलिए एक बार इनके डिफरेंसेस समराइज़ कर लेते हैं कि हमें बोलना क्या है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली इंटरव्यूज़ में। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या क्या हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट, रेजेक्स, नॉन आर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। दूसरा जो डिफरेंस है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एंड मेथड्स। उसके बाद तीसरा, primitive data types are immutable and non-primitive data types are mutable and their value can be changed। और जो लास्ट डिफरेंस आप बता सकते हैं वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर सिंपल डाटा टाइप। सिंपल मतलब आप सिंगल वैल्यू असाइन कीजिए, उसको एक्सेस कीजिए, सिंपल, राइट। लाइक हमारे पास जो एक टीवी होता है उसको हम केवल वॉच करते हैं, वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। बट नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, उसमें आप फंक्शन भी असाइन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में एरेज भी हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है, राइट। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, उसमें आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जो कि मल्टीपल चीज़ें कर सकता है, राइट। पर उसको मैनेज करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। आई थिंक अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट? तो चलिए हम तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सपोज़ आपने किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी, और या फिर आपने उसको नल असाइन किया या फिर अनडिफाइंड असाइन किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 0, ओके, और यहाँ पे हमने उसको ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 0 वैल्यू और ब्लैंक एम्प्टी स्क्रीन का, कि यहाँ पे आपने 0 असाइन करके उसको वेरिएबल को एक डाटा टाइप असाइन कर दिया है। मतलब ये वैल्यू 1 जो है ये एक नंबर है, राइट। आप इस 0 से पता लगा लेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट पता लगा लेगा। और यहाँ पे वैल्यू 2 जो है वो एक स्ट्रिंग है, भले ही वो एम्प्टी है। तो क्या हुआ, मतलब आगे जो है आप इस वैल्यू 2 में कोई स्ट्रिंग और असाइन कर सकते हैं, कुछ भी, राइट। तो ये तो है। जब आप इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक स्टैंड होता है, ठीक है, तो उसमें आपने पेपर होल्डर भी लगाया है, मतलब वैलिड वेरिएबल है, और उसका डाटा टाइप भी असाइन है, मतलब आप उसने पेपर होल्डर भी लगा रखा है, राइट। तो डाटा टाइप भी असाइंड है, तो सब चीज़ एकदम परफेक्ट है। जो दूसरा केस है हमारे पास वो है जब हम नल असाइन करते हैं, ठीक है। अब नल का क्या मतलब है? नल का मतलब ये है कि एक स्टैंड तो है आपने लगा रखा, बट उसमें कोई भी डाटा टाइप, मतलब नल डाटा टाइप आपने असाइन किया है। मतलब आप इसको कल को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप इस वैल्यू में चाहे तो नंबर रख सकते हैं, चाहे तो स्ट्रिंग रख सकते हैं। मतलब अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सा डाटा टाइप होने वाला है इस वैल्यू 3 में, जो कि पिछली बार आपने देखा था 0 में पता था हमें नंबर होने वाला होगा इन फ्यूचर, मतलब, और इसमें स्ट्रिंग होगा, राइट। ब्लैंक के केस में वैल्यू 2 में हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, बट नल के केस में आप इसको नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कोई और भी डाटा टाइप असाइन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग या नंबर। तो ये था हमारा नल। इसका मतलब ये है कि मीन्स देयर इज ए वैलिड वेरिएबल वैल्यू 3, बट इसमें डाटा टाइप मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब हमने जस्ट एक इस तरीके से डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ना ये नल है, ना कोई टाइप है, ना कोई वैल्यू है, कुछ नहीं है। मतलब ये इन अदर सेंस ये इनकम्प्लीट है। ये इस मीन्स वेरिएबल इज इनकम्प्लीट, मतलब एंड नॉट असाइंड एनीथिंग, ना इसमें टाइप असाइंड है, ना ये वैल्यू है। तो इसको अगर आप कभी कंसोल लॉग करोगे तो एरर आएगी, राइट। तो ये हमारा एक लॉजिकल डिफरेंस था। तो अगर अगर हम रिटर्न में डिफरेंस देखें तो इस तरीके से हम एक अनडिफाइंड, नो वैल्यू असाइंड, राइट, ये अनडिफाइंड वेरिएबल है कोई, और यहाँ पे हम अगर हम इसको लॉक करेंगे तो अनडिफाइंड आउटपुट भी आएगा। तो डेफिनेशन है व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड ए वैल्यू इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड विद अनडिफाइंड, ठीक है। नल की बात करें तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया और उसको नल वैल्यू असाइन भी करी है, ठीक है। और अगर हम इसको लॉक करेंगे आउटपुट तो नल आएगा, ठीक है। तो नल हो गया। नल वैल्यूज़ आर इंटेंशनली असाइंड द नल वैल्यू, मतलब आप चाहते हो कि आप किसी वेरिएबल को हमेशा नल ही रखो, मतलब
अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कभी नल असाइन करोगे किसी को, मतलब आप इन फ्यूचर उसमें कभी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करना चाहते हो किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई यूज़ कौन सा कब करना है। तो जो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड कैन बी यूज्ड व्हेन यू डू नॉट हैव द वैल्यू राइट नाउ बट यू विल गेट इट आफ्टर द सम लॉजिक और ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि आपने ये वेरिएबल असाइन तो कर दिया अनडिफाइंड, बट आप चाहते हो कि इसकी फ्यूचर में, मतलब एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं पर आप इसको असाइन जरूर करोगे कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। खाली ऐसा नहीं छोड़ दोगे इसको अनडिफाइंड वेरिएबल को बस डिक्लेयर करके, मतलब नीचे जाके आप अनडिफाइंड वेरिएबल को इक्वल टू 5 और सम स्ट्रिंग आप असाइन करोगे ही करोगे। तो बट अभी आपके पास वैल्यू शायद ना हो तो आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन एप्लीकेशन में आती है, तो इसलिए हम अनडिफाइंड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नल वेरिएबल है उसका मतलब इंडिकेशन ये है कि नल कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर श्योर यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब आपको लगता है कि नहीं यार, शायद मैं इसकी कभी वैल्यू असाइन कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो पर मुझे अपनी एप्लीकेशन में एरर भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नल असाइन कर देता हूँ। तो आप असाइन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो वाला भी ऑप्शन है। अनडिफाइंड में आपके पास नहीं करोगे तो वो वेरिएबल किसी काम का नहीं है, आपको उसको वहाँ एरर करेगा अगर आप उसको लॉक करोगे, कुछ भी यूज़ करोगे तो उस केस में आपको करना ही करना पड़ेगा, मतलब अनडिफाइंड के केस में। बट नल के केस में आप उसे रहने भी दे सकते हो इन एनी सिनेरियो, ठीक है। तो ये था हमारा नल और अनडिफाइंड के बीच में जो डिफरेंस होता है। ऑल राइट भाइयों और बहनों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन टू यूज़ विच टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स इन रियल एप्लीकेशंस। हमें पता तो है कौन से टाइप की कंडीशंस स्टेटमेंट्स हैं, बट कब यूज़ करनी है वो हम अब देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इफ़ को क्या देख लेते हैं हम। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे पास एक कोड है जहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एज और हाइट, ठीक है। और उसके बाद हम एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पे एक लेफ़्ट में कंडीशन रखा और राइट में कंडीशन रखा, और फिर हम इफ़ ब्लॉक में रख रहे हैं इसे, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज कर दी एज, मतलब कहने का मतलब एंड ऑपरेटर के साथ, और फिर एल्स, मतलब कुछ भी रैंडम कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं इफ़ और एल एफ इफ़ एल्स इफ से, राइट। तो जो कब यूज़ करनी चाहिए इफ़ एल्स फॉर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एंड मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन। कॉम्प्लेक्स कंडीशन मतलब आप यहाँ पे कितनी भी लंबी कंडीशन रख दो और एंड ऑपरेटर और मल्टीपल एंड ऑपरेटर्स के साथ यहाँ पे आपने और भी कंडीशंस रख दी हैं, तो ये सब जो है इफ़ जो है टैकल कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन से क्या मतलब है कि इफ़ ब्लॉक के अंदर आप कितना भी लाइन का कोड लिख सकते हो, 5 6 7 लाइन, तो वो भी अच्छे से सूटेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ एल्स विल कवर ऑल सिनेरियोज, ठीक है। तब इसीलिए सबसे ज़्यादा इफ़ एल्स यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। कुछ इस तरीके का हमारे पास सपोज कोड है जहाँ पे हमारे पास एक ट्रू, मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी, सिंपल ट्रू लिख दिया, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हम टर्नरी ऑपरेटर, ये जो क्वेश्चन मार्क और जो ये कॉलन होता है इन दोनों को मिला के हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो दो वैल्यूज़ आती हैं, दो आउटपुट्स, ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो 20, बस सिंपल। अब आपको कहाँ पे ये इसी तरीके की सिंगल लाइन सिंपल एग्जीक्यूशन अगर आपको चाहिए, आपको पता है मेरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, जो ये इस यूज़र मैंने सिंपलीफाई और कर दिए, ये मतलब सिंपल मतलब जस्ट डबल इक्वल टू, मतलब इस तरीके की मल्टी लाइन, ये देख रहे हो आप एंड ऑपरेटर जो यहाँ पे यूज़ हुआ था, ये मल्टीपल एंड ऑपरेटर भी हो सकते थे। तो इस तरीके का केस नहीं, मेरे पास सिंपल है। और एलसिफ का भी कोई केस नहीं है, दो ही रिजल्ट हैं, या तो 10 या तो 20। तो इस तरीके का सिंपल है। तो टर्नरी ऑपरेटर फॉर सिंपल कंडीशन एंड सिंगल वैल्यू वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल वैल्यू है 10, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टी लाइन एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर, अगर यहाँ पे मल्टी लाइन लिखने लग जाओगे आप तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखेगा वो फिर। तो ऐसा टर्नरी ऑपरेटर में ऐसा होता है।
तो बेनिफिट ये होता है इसका कि शॉर्ट वन लाइन सिंटैक्स दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका सिनेरियो सिंपल कंडीशन विद सिंगल वैल्यू वैल्यूएशन का है तो बेटर गो फॉर टर्नरी ऑपरेटर। तीसरा जो है वो है हमारा स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर आपका डे ऑफ वीक ट्यूसडे, तो ये जो डे ऑफ वीक है यहाँ पे ये सेट हो गया है। मतलब आपका जो कंडीशन, जैसे आपका लेफ्ट साइड जो है सेट हो गया। जैसे आप इफ़ कंडीशन में अगर देखेंगे तो इफ़ कंडीशन में हमारे पास लेफ्ट साइड में ये था एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। फिर एक एल्स इफ में जो लेफ्ट साइड है वो कुछ और हो सकता था, फिर एक एल्स इफ में कुछ और ही लेफ्ट साइड। बट यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट में आपने लेफ्ट साइड फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब आप को इस लेफ्ट साइड को केवल राइट साइड से कंपेयर कर रहे हो कि ये राइट साइड जो है मंडे है। अच्छा नहीं नहीं, मंडे तो नहीं है, फिर ये ट्यूसडे है। हाँ तो ट्यूसडे तो है, तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है तो इसलिए ये ट्यूसडे से यहाँ पे संडे में आके ये वीकेंड वो आ जाएगा। दैट्स द यूज़ ऑफ द ब्रेक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्विच केस कब यूज़ करना है, फॉर सेम लेफ्ट साइड वैल्यूज़, जब आपको पता है कि आपका लेफ्ट साइड फिक्स है। और दूसरा जो स्विच केस का फ़ायदा ये है कि मोर स्ट्रक्चर्ड कोड। आप देखेंगे तो ये कितना प्यारा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा देखने में। प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर फील होगा आपको जब आप इस तरीके का केस स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कोई भी समझ जाएगा इसको। अगर आप सेम चीज़ को इफ़ एल्स में लिखेंगे तो वो इतना लंबा अनस्ट्रक्चर्ड आप लिखेंगे। इफ़ ट्यूसडे इक्वल टू, इफ़ डे ऑफ वीक इक्वल टू मंडे, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे एल्स इफ डे ऑफ वीक अगेन इक्वल टू ट्यूसडे, फिर एल्स इफ अगेन डे ऑफ इक्वल, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो देखने में, और शायद मेरे ख्याल से इसका परफॉर्मेंस में भी शायद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। नॉट 100% श्योर, बट हाँ शायद। तो ये था इन तीनों का और नॉट डिफरेंसेस, एक्चुअली द यूज़ केस कि कब कौन सा हमें किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। राइट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम डबल इक्वल टू को देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो डबल इक्वल टू को हम ऑल्सो कहते हैं लूज़ इक्वलिटी। अब लूज़ क्यों थोड़ा सा लूज़ होती है ये, क्योंकि क्या करती है ये, अगर हम डेफिनेशन देख लें एक बार। लूज़ इक्वलिटी ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़ फॉर इक्वलिटी आफ्टर परफॉर्मिंग द टाइप कोएर्जन। क्या मतलब कि ये पहले टाइप कोएर्जन कर देगा, इसको वन को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर कंपेयर करेगा एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पे आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, तो टाइप कोएर्जन कर रहा है यहाँ पे ये, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ। बेसिकली चेंजिंग द टाइप ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर वाइल डूइंग सम ऑपरेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ट्रू को ये वन में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपेयर करेगा तो फिर से ये ट्रू आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लूज़ इक्वलिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे से मतलब नहीं कंपेयर किया है इसने, थोड़ा सा चालाकी दिखाई है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल इक्वल टू को, तो हम उसे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो टाइप को वन का टाइप चेंज नहीं करेगा, कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। और क्योंकि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स से हैं, वन नंबर है और ये स्ट्रिंग, तो ये इसको फॉल्स ही देगा। ये बूलियन है, ये नंबर है, तो ये इसको फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी की डेफिनेशन देख लें तो सेम वही, ऑपरेटर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़ फॉर इक्वलिटी विदाउट परफॉर्मिंग द टाइप कोएर्जन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन जो मोर इम्पॉर्टेंट वो ये है कि भाई अपनी एप्लीकेशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बेटर गो फॉर ट्रिपल इक्वलिटी प्रिफर्ड, बिकॉज इट विल गिव यू मोर एक्यूरेट कंपैरिजंस। ओके, एक्यूरेट कंपैरिजंस चाहिए होते हैं हमें, ऐसे नहीं चाहिए होता कि टाइप कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो गो फॉर ट्रिपल इक्वल टू। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें।
और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यू से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत ही बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़। आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी। ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़ एंड डू एक्सेप्ट माई दिस नेवर गिव अप चैलेंज अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। जस्ट कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, नेवर गिव अप। ओके, फाइनली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ। और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।